जिस तरह से आप महागठबंधन में डील कर रहे हैं, एनडीए की तरफ दरवाजा ओपन रखना चाहते हैं। अगर मोदी जी और योगी जी अमित शाह जिंदाबाद करते रहता तो शायद वहाँ पे उनके गोद में मैं रहता। आप कह रहे थे कि अमित शाह आपके राजनीतिक गुरु हैं। और उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन थे कि तेजस्वी है। बीजेपी इस यात्रा पर पूरी तरह से आरोप ये लगाती है कि जो मुद्दा लेके आप लोग चले एसआईआर, उनका ये कहना है कि जनता के बीच तो ये मुद्दा ही नहीं है। क्या है कि जब नशे में होता है ना तो उनको नहीं पता चलता वो गटर में गिर गया। पीएम मोदी अगर निषाद आरक्षण को मान लेते हैं, अगर निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो आप उनके लिए प्राण भी दे देंगे। वो कहे कि इसके बदले में हम रिजर्वेशन के बदले में आप आ जाओ तो फिर उस पर विचार करेंगे। इतनी सीटें मिलने की आपको सच में उम्मीद है महागठबंधन में? क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं अंकित फ्रांसिस और मेरे साथ है मेरे साथी उदय भटनागर। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो बिहार की राजनीति में निषाद समुदाय की सबसे मजबूत आवाज माने जाते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है मुकेश सहनी और वो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख हैं। मुकेश जी, आपका दैनिक भास्कर पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक्स पे एक पोस्ट किया और इसमें लिखा कि 60 सीटों पर आपकी पार्टी तैयारी कर रही है अभी फिलहाल। इतनी सीटें मिलने की आपको सच में उम्मीद है महागठबंधन में? क्यों नहीं? देखिए, राज्य में निषाद समुदाय जो है वो 12% है। तो निश्चित तौर पे जब 12% अगर हमारे पास वोट हो तो अगर 12% है तो उस हिसाब से हमें कम से कम 25% सीट जो राज्य का है वो होना चाहिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है 60 सीट वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। वीआईपी पार्टी अपने जितने भी सीट प्राप्त होगा उसमें 37% अति पिछड़ा को हम चुनाव लड़ाएंगे। एससी और एसटी मिला के टोटल 50% सीट जो है हम पिछड़े समाज को और एससी समाज को चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारा घोषणा है। कब वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ इससे कम अगर मिली तो फिर तो गठबंधन अब छोड़ना पड़ेगा? अभी इस लेवल पे हम लोग नहीं सोचे हैं कि गठबंधन छोड़ना है। ये हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो सहयोगी दल है, क्योंकि जब हम सब सही रहेंगे तो सरकार बनना तय है और सब मिलके एक दूसरे को एडजस्टमेंट करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा अभी आप लोगों ने की, उसमें एसआईआर का मुद्दा काफ़ी जोरों से उठाया। तेजस्वी भी थे साथ में, पूरा महागठबंधन साथ में था। लेकिन बीजेपी इस यात्रा पर पूरी तरह से आरोप ये लगाती है कि जो मुद्दा लेके आप लोग चले एसआईआर, उनका ये कहना है कि जनता के बीच तो ये मुद्दा ही नहीं है, इसको ज़बरदस्ती पे खींचा जा रहा है। वो जब चुनाव का समय आएगा उस समय भाजपा को, सब कार्यकर्ताओं को सबको पता चल जाएगा। क्या है कि जब नशे में होता है ना तो उनको नहीं पता चलता वो गटर में गिर गया। जब नशा उतरता है ना तो पता चलता है कि वो गटर में है। तो ही भाजपा भी सत्ता पावर में है ना, नशे में है। जब चुनाव बीत जाएगा ना, जब बूथ पे जब उनके ही खुद के वोटर का नाम कटा हुआ रहेगा ना, एक नाम कटा रहेगा तो 5 उनके परिवार के लोग होंगे ना, उनको बोलेंगे इस भाजपा को वोट मत दो क्योंकि यही भाजपा हमारा वोट काटा है। तब उनको नशा टूटेगा। आप लोकतंत्र में किसी को वोट देने से कैसे रोक सकते भाई? आप वो भी अगर ये सब करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद चालू कर देना चाहिए था। आप बता रहे थे किसी आपकी फैमिली में भी किसी का नाम? हाँ, मेरे अपने खुद के चाचा का 70 साल के 72 साल की उम्र है, उनके नाम कट गए। क्या क्या रीज़न पता चला उनका नाम कटने का? सूची में उनका नाम अपलोड नहीं हुआ। क्या नाम बताया सर चाचा का आपके? जीवत सनी। पहला सवाल ये आप पे उठ रहा है जो पर्सनली कि जिस तरह से आप महागठबंधन में डील कर रहे हैं सीटों के नंबर को लेके, तो आप एक एनडीए की तरफ दरवाज़ा ओपन रखना चाहते हैं ओपन टॉक्स में कि महागठबंधन हमेशा इनसिक्योर रहे कि मुकेश जी कभी भी चले जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के। ठीक, दूसरा ये कि अगर महागठबंधन के साथ आप रहते भी हैं और जीतते भी हैं तो बीजेपी के पास एक रास्ता खुला रहता है जो उन्होंने 2020 में किया था। इस पर आप क्या कहते हैं? हमको कोई भी आदमी कुछ भी स्टेप उठाएंगे या करेंगे तो अपना फ्यूचर सोच के करेंगे और गलती किसी से एक बार कर सकते, बार बार नहीं कर सकते हैं। अगर 2020 में अगर मेरी गलती होता तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2024 में हमको गठबंधन में लेते? नहीं लेते, क्योंकि बड़े दल है। क्या मैं भाजपा से गलती करके बैठे रहता तो क्या 2020 में वो हमसे लेते? नहीं लेते। लोगों ने हमारे साथ गलत किया है और हमेशा करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। जब तक हम मजबूत नहीं होते हैं तब तक लोग करेंगे और मैं सहूँगा, लेकिन मैं गलती करूँगा ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं एनडीए में रहकर भी अपने एजेंडा अपने तरीके से काम में किया और उसके ही कारण है कि मेरा वहाँ विधायक खरीद लिया। अगर मोदी जी और योगी जी अमित शाह जिंदाबाद करते रहता तो शायद वहाँ पे उनके गोद में मैं रहता। पर यही आपकी कुछ बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हैं। एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था पिछले दिनों जिसमें आप कह रहे थे कि अमित शाह आपके राजनीतिक गुरु हैं। 15 से लेकर और 16 के बीच में हम उनके साथ काफ़ी नज़दीकी से खड़े रहे और हमने कहा ना, पॉलिटिकल मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैंने राजनीति तो बहुत कुछ उनसे हमने सीखा कि कैसे
काम किया जा रहा है, कैसे कैंडिडेट दिया जाता है, कैसे बात किया जाता है, क्योंकि एक साथ रहते थे, यही होटल था, यही रूम होता था, हम लोग सुबह साथ में नाश्ते करते थे, साथ में यहाँ से निकलते थे प्रचार करने के लिए, प्रचार करके आते थे, साथ में आते थे, फिर यहीं रहते थे, डिनर करते थे। पहला गठबंधन हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद हम लालू जी से हमने किया। 20 में एक ऐसे मूवमेंट बना जहाँ पे हमारे गठबंधन में हम थे और हमारे से जो प्रॉमिस किया गया था सीट का और जो बातें हुआ था, उस बात पे थोड़ा सा बदलाव हो गया अचानक, और अचानक होने के कारण फिर ऐसा हुआ कि हमने गठबंधन तोड़ दिया। उतने में फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से फ़ोन आता है कि भाई आप हमारे साथ आइए, गठबंधन कीजिए। उनके लोग का था डायरेक्ट कह सकते हैं कि गृह मंत्री ही डिसीजन लेते हैं। तो फ़ोन आया तो फिर हमने भी समझा कि नहीं सही बात है। और उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो था हम उस समय मानते थे कि तेजस्वी है, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसा लगता था कि उन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया। और मेरे लिए वो जब दुश्मन आप डिसाइड कर लेते तो आपका एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मन को हराना। आपने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर पीएम मोदी अगर निषाद आरक्षण को मान लेते हैं, अगर निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो आप उनके लिए प्राण भी दे देंगे। तो अब ये मांग आपने क्या महागठबंधन के सामने रखी है कि निषाद आरक्षण अगर सत्ता में आते हैं आप लोग, क्या है तेजस्वी और बाकी? हम इंडिया ब्लॉक में हैं और इंडिया ब्लॉक का अगर सरकार बनेगा तो सिर्फ राहुल गांधी जी का या तेजस्वी का नहीं होगा, वो मुकेश सहनी का भी सरकार होगा। और उस सरकार में तो हमने क्या कहा कि बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर संविधान में जो उचित है उसी के तहत समाज के साथ न्याय करना है। सिर्फ निषाद समाज के साथ ही न्याय नहीं करना है, और भी बहुत सारे जाति है। लड़ाई यही है, मैं इसी के लिए मैं राजनीति में जन्म लिया हूँ और इसी के लिए हमारी पार्टी भी बनी है। अगर ये संघर्ष मैं कर रहा हूँ, जो 29 का सपना देख रहा हूँ कि 29 में सरकार बना के आरक्षण लागू होगा, निषाद का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा, तो वो अगर भी मोदी जी अगर वो पूरा कर देते हैं तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। तो क्या मुकेश जी इस इंटरव्यू के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वो एक कारण जिससे आप एनडीए में लौट सकते हैं वो प्रधानमंत्री का निषाद लौटने आरक्षण? की बात नहीं है, मेरे जान देने की बात हो रहा है। लौटने का क्या बात हो रहा है? पर उन्हें जान नहीं, उन्हें तो आपका समर्थन चाहिए होगा ना इलेक्शन में। वो कहे कि इसके बदले में हम रिजर्वेशन के बदले में आप आ जाओ, तो फिर उस पर विचार करेंगे। तो अगर ऐसा ही कोई फोन आ गया जैसे 2020 में एक फोन आया था, तो फिर आप क्या फैसला करेंगे? तो फिर तो वही बात हो ना, चंदा दो लो मतलब दो धंधा लो, वही काम करेंगे। इसके मतलब प्रधानमंत्री जी, और वो अगर ऐसा कहते हैं तो फिर इस पर विचार होगा। बिल्कुल, आप सारे दरवाजे खुले वो रखें। अगर ऐसा कहेंगे कि रिजर्वेशन हम लागू करते हैं और इसके बदले में आपकी जान चाहिए, या इसके बदले में आपकी पार्टी हमारे पार्टी में विलय कर दे, या आपकी पार्टी हमारे से गठबंधन कर ले, ऐसा वो बोलेंगे तो फिर इस पर हमारे विचार होगा। आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी जाति जनगणना को लेकर सर? वो मोदी जी तो समय डिनाई कर गए। उनके पार्लियामेंट में देखिएगा तो कई लोगों ने भाषण दे के कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा जीत है कि उन्होंने देश में घूम घूम कर और लोगों को जागरूक किए, और देश की जनता खड़ा हो गया कि देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए। और जब देखे कि भारतीय जनता पार्टी की इससे मूवमेंट बन रहा है और इसका फ़ायदा फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, तो सिर्फ ये डायलूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इच्छा नहीं है, मन नहीं है करने का, लेकिन उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया कि हम करेंगे। लेकिन हम आपको लिख के दे देते हैं कि 29 से पहले ये करेंगे नहीं। सीट शेयरिंग के दौरान ही क्या सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस, इन सब के ऐलान होने वाले हैं? और क्या आपको लेके भी कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? इन दोनों का घोषणा होना है, उसी के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। होना है तो दोनों होंगे, नहीं होना तो एक भी नहीं होंगे। वीआईपी किसको डिप्टी सीएम और किसको सीएम फेस के लिए सपोर्ट कर रही है महागठबंधन के अंदर? महागठबंधन सीएम के लिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव, और डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी को। वीआईपी पार्टी में आपको? हाँ, दूसरा, आप लगातार वोटर अधिकार यात्रा में साथ थे। आपने राहुल गांधी की कंटिन्यूस आप तारीफ भी कर रहे हैं कि वो समझते हैं जाति जनगणना इन सब मुद्दों को। आपकी लगातार बातचीत हुई होगी उनसे, तो क्या किस तरह की बातचीत रही? आपको कैसा लगा? क्या आप किस डिस्कशन में किस तरह की बातचीत हो रही थी आप दोनों की? बहुत ही अच्छा बातचीत हुआ, और कल तक जो उनके बारे में हम सोचते थे 100% उनसे अलग है, और बहुत नेचुरल। पहले क्या सोचते थे आप उनके बारे में? पहले व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों ने अलग अलग चीज़ें बना दिए थे, बट इतना हम डीपली में नहीं जाते थे, क्योंकि हमको मालूम है वो यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो है वो बीजेपी का है, ठीक है। तो उस नज़रिए से कभी नहीं देखे हैं, लेकिन पर्सनली मिलने के बाद वो आदमी टोटल ही अलग है। वो देश का आत्मा है, और आत्मा का जो पुकार है उनके लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो उसको क्या जरूरी है भाई?
एक वीडियो वायरल हुआ वोटर अधिकार यात्रा पर कि एक मंच है जहां से पीएम मोदी को अपशब्द बोले गए, उसको लेकर बीजेपी ने पूरा बिहार बंद बुलाया था। आप बीजेपी के आरोप पर क्या कहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वो महागठबंधन ने मंच दिया और उस मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए, पीएम मोदी की मां को लेकर वही बात बोल रहे हैं बीजेपी वाले। जो जिन्होंने जो बोला है उनको तो समर्थन हम नहीं कर सकते। किसी की माँ के बारे में, किसी के व्यक्ति के बारे में कोई भी गाली या शब्द भाषा का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए। और ये जो इसका कभी हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति ने बोल दिया, उसके बाद पता चलता है कि वो भाजपा का सदस्य है, ठीक है, और ये होना नहीं चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से नौटंकी हो रहा है, कल तक 10 आदमी जान रहा था, 20 आदमी जान रहा था, मोदी जी स्वयं लाखों लोग मर रहा है, भूखे मर रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है, एक दूसरे को मर्डर कर रहा है, उसके ऊपर उनके कोई फिक्र नहीं है। उनके माँ को अगर कोई बोल दिया उसके लिए वो आंसू बहा रहे हैं, बिहार को बंद कर रहे हैं। भाई क्या है, आप ही तो देश का सरकार हो ना, आप पकड़िए, जेल में डालिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। विधानसभा चुनाव में बिहार के में एक नया नाम सामने आया, एक नई पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर जनसुराज, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी इस देश में हर साल 200 पार्टी बनते हैं और हर साल 200 पार्टी का अनलिस्टेड होता है। राजनीति को अगर बाजारीकरण अगर कोई किया है तो प्रशांत किशोर ने किया है। हारा हुआ को जिताना, जीता हुआ को हराना, अब पैसा लेकर। तो राजनीति पैसा पे नहीं होता है, राजनीति जो है जनता के उम्मीद पे होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा सर आपसे बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।